जी नमस्कार। मेरा सिलेक्शन BSUSC यानी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा मनोविज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सिलेक्शन किया गया है। यानी मैं सेलेक्टेड हो चुका हूँ। कल ही के दिन यानी 30 मई 2024 को रात्रि के 9:15 पर एक बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग से उनके वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आती है, जिसमें मनोविज्ञान विषय के सभी साक्षात्कार दिए गए अभ्यर्थियों का चयनित अभ्यर्थियों का रिजल्ट कल यानी 30 मई 2024 को रात्रि के 9:15 पर प्रकाशित किया गया, जिसमें हम भी सिलेक्टेड हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इससे पहले के वीडियो में आप सभी को बता भी चुके थे अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डॉक्टर अमर भारती है। मेरा जन्म 11 अगस्त 1993 को हुआ। मेरा जन्म उस समय हुआ जब ना तो टीका लगती थी, न दवाई का व्यवस्था था, न हॉस्पिटल का व्यवस्था था। हम 7 भाई बहन हैं। 7 भाई बहन में 4 बहन और 3 भाई हैं। बड़े वाला भाई BPSC टीचर है। उसके जस्ट बाद एक सिस्टर है जो मैरिड है। उसके जस्ट बाद हम हैं और मेरे बाद सभी छोटे छोटे हैं, जिसमें से 3 भाई बहन अनमैरिड हैं। तो हम लोग भी अब शादी करेंगे और प्रपोजल भी बहुत सारा आ रहा है, तो निश्चित रूप से शादी करेंगे। मेरा जन्म उस समय हुआ जिस समय न अस्पताल थी, न दवाई थी, न आने जाने की व्यवस्था थी, और नेचुरली रूप से जो बच्चे घर में जन्म लेते हैं उसी तरह मेरा भी जन्म हुआ। उस समय दवा के जगह ममरखा का दवा आती थी। ममरखा का दवा शायद आप लोग समझते होंगे। जब मेरी माँ जाती थी, एक दिन प्रतिदिन हाट बाज़ार लगता है, हटिया सब लगता है गांव घर में, तो माँ मेरी जाती थी और वहाँ से ममरखा का दवा ले आती थी। 2 रुपया में देता था, उससे पहले 50 पैसा में, फिर 1 रुपया में। तो 50 पैसा तक 50 पैसा को चलते हुए हमने देखा है। तो उस समय 2 रुपया में देता था वो ममरखा का दवा, और प्रत्येक संडे को माँ ले आके और पिला देती थी। बस वही दवा हो जाता था। जब शैक्षणिक योग्यता की बात आई तो पढ़ाई लिखाई में आज तक हम कभी प्राइवेट स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं। कभी प्राइवेट स्कूल गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही गड़बड़ थी। जो प्राइवेट स्कूल में बहुत पैसे लगते थे पढ़ाने में, और फैमिली मेरे पढ़ाने में असक्षम थे। तो सरकारी स्कूल, पापा कहते थे कि नहीं सरकारी स्कूल बहुत अच्छा है, सरकारी स्कूल में पढ़ो। वो मोटिवेट करते थे, क्योंकि पापा भी बहुत पढ़े लिखे थे, तो मोटिवेट करते थे। उसके बाद क्या हुआ, 1 से 5 तक तो मैं वहाँ पढ़ा अपने गांव के सरकारी स्कूल में, और 5 में जब मैं गया तो कुछ आता नहीं था। और जैसे सुनते रहते हैं पहले कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, फिर उसी तरह से 2 ही टीचर थे, 1 to 5 तक में 2 टीचर, और वो क्या पढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमें भाग जोड़ घटाव तो आ गया था, हमें भाग नहीं आती थी। एक उत्कर्ष की बहाली आई थी जिसमें पापा का सिलेक्शन हुआ, और उसी गांव के स्कूल में जिस गांव में हम पढ़ते थे, तो अपने ही गांव में पापा का सिलेक्शन हो गया। अब भाग सिखाने के लिए पापा हमको दे दनादन दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ता था जब हम भाग नहीं पाते थे, भाग नहीं बना पाते थे। तो इस तरह से हम भाग सीख गए, बहुत लात घुसा लगने के बाद। उसके बाद 6 क्लास में, हमारे गांव में 6 क्लास थी नहीं उस समय, तो यहाँ से हम पढ़ने के लिए चले गए अमेठी स्कूल। अमेठी में 6 से लेकर 8 तक पढ़ाई किया। वहाँ पर अच्छी पढ़ाई चलती थी, सभी लोग मानते हैं, जानते भी हैं। अमेठी स्कूल है, वहाँ पर पढ़ाई हम किए 8 तक। उसके बाद 9th 10th करने के लिए हमें भेज दिया गया नेहरा हाई स्कूल। जो नेहरा हाई स्कूल उस समय बहुत प्रचलित था इस एरिया में। 10 किलोमीटर के रेंज में हाई स्कूल नहीं था, इधर बहेरा और इधर नेहरा। तो नेहरा में हम चले गए और वहाँ पर हाई स्कूल की पढ़ाई की। हाई स्कूल इस तरह से पढ़ाई किए, बहुत लापरवाह किए। 9 बजे जाते थे, 2 क्लास करते थे 12 बजे तक। 12 बजे खिड़की से होकर के अपना बस्ता डाल देते थे, और एक बच्चा उधर रहता था, बस सारा बस्ता पास करके और फिर साइकिल लेकर के उड़ जाते थे। उस समय नेहरा में 2-2 सिनेमा हॉल हुआ करता था। पापा 10 रुपया देते थे, उस समय 7 रुपये का टिकट लेते थे, 2 रुपया साइकिल का, और 1 रुपया बचता था तो उसका भूजा खा लेते थे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग उस समय का समय था, जो 10 रुपया में हो जा रहा था। 7 रुपये का टिकट, 2 रुपये का साइकिल का पास और 1 रुपये का भूजा। जब मैं 10th में था तो 10th में यहाँ पूरा पढ़ाई करने के बाद, नेहरा हाई स्कूल में पूरा पढ़ाई करने के बाद हम दरभंगा चले गए। 2 महीना एग्ज़ाम का बचा हुआ था, तो 2 महीने के लिए हम वहाँ पर एक कठरैया में है जय भारत स्कूल,
उसमें हमने दाखिला लिया सिर्फ 2 महीने के लिए। तो एक सर थे संस्कृत के सर, जब हम कुछ टास्क बना रहे थे तो बचपन से मेरा आदत था बाल बड़ा रखना। तो जब हम लिख रहे थे तो बाल ऐसे ऐसे हिल रहा था, मेरा ये पूरा हिल रहा था। तो सर हमें देख लिए बाल हिलते हुए, तो सर आराम से कहते हैं ये देखो प्रोफेसर बनेगा ये। हम इधर समझा रहे हैं और वो उधर लिख रहा है। तो वो प्रोफेसर का बात ना मेरे दिल में बैठ गया। फिर जब हम वहाँ से 10th पास किए, 10th पास करके गांव आए तो बहुत सारे लोग प्रमोट करने लगे, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करने लगे कि वाह बहुत अच्छा, इतने कम उम्र में, इतने छोटे एज में और इतने छोटे हाइट में ही 10th पास कर लिया। उस समय बहुत मायने रखती थी 10th का। 10th पास करने के बाद हम इंटर के लिए फिर दरभंगा ही गए। भैया वहाँ थे तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होता था, भैया कोचिंग सब लेते थे, बच्चे लोगों को पढ़ाते थे और पैसा कुछ आ जाता था तो उससे मैनेज हो जाता था। रूम रेंट सब एक एक चीज़ के बारे में बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता था। उस समय 450 रुपया रूम रेंट देने के लिए हमें सोचना पड़ता था, भैया को सोचना पड़ता था कि 450 रुपया कहाँ से आएगा। किसी दिन तो ऐसा हो जाता था कि दूसरे से सामान लेकर थोड़ा ये दे दो, थोड़ा ये दे दो, थोड़ा ये दे दो, लॉज में रहते थे और इस तरह से होता था। जब 11th में एडमिशन लिए तो हर लोगों का ख्वाहिश कुछ ना कुछ होता है, मेरा भी कुछ ख्वाहिश था यहाँ पर मन मेरा लग जाए, बस किसी लड़की से प्यार हो जाए। जब छोटे थे तो कम पढ़ने के कारण पापा कहते थे विद्वान बन गया है, प्रोफेसर बन गया है जो अब नहीं पढ़ रहा है, थोड़ा देर हुरवा छू लेता है और उसके बाद नहीं पढ़ता है। पापा ऐसे गुस्साते थे। जय भारत स्कूल में गए तो वहाँ के टीचर कहते हैं कि प्रोफेसर हो गया है, इधर हम पढ़ा रहे हैं उधर खुद लिख रहा है। समाज में पापा जब किन्हीं को कहे कि मेरा बेटा पैट पास कर गया है, नेट पास कर गया है, तो लोग कहते हैं कि पीएचडी करने में चप्पल खिया जाता है, आपके बेटा को पीएचडी नहीं होगा। फिर हमने पीएचडी भी करके दिखा दिया। उसके बाद कहा पीएचडी तो हो गया लेकिन उनको जॉब नहीं होगा, तो फिर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर जॉब भी हो गया। फिर समाज के लोगों ने, कुछ चंद लोगों ने कहा, सिर्फ 5% लोगों ने कहा कि ये तो गेस्ट फैकल्टी में है, आज है कल हटा देगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो वो दिन आज आ गया है उन लोगों के लिए और वो लोग खुद अपने पैसे से खुद मिठाई खरीद कर खा लें और खुशियाँ मनाएं, क्योंकि दुश्मनी करने से तो कुछ होने वाला है नहीं, दुश्मनी करने से, ईर्ष्या रखने से हम तो पीछे होने वाले हैं नहीं। इसलिए दुश्मनी ना करिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हर समाज के बच्चों को, हर तबके के बच्चों को समाज के अंतिम घर तक शिक्षा पहुंचाने के कार्य में हमें भी आप साथ दीजिए, ताकि समाज को शिक्षा के बुलंदी तक पहुंचाने में मदद मिल सके। मेरा घर ग्राम रढ़ियाम, पोस्ट बाथो, थाना बहेरा, जिला दरभंगा, राज्य बिहार का मैं अस्थायी निवासी हूँ। मेरे पिताजी अपने गांव के, अपने पंचायत के 2 पंचवर्षीय से पंचायत समिति रहे हैं। ये मनोविज्ञान है। हम लोग मनोविज्ञान को अपने पंचायती राज में उतार करके इस चुनाव को जीतते रहे हैं। यानी मनोविज्ञान क्या कहता है, मनोविज्ञान किसे कहते हैं? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। हम लोग व्यवहार दिखाते हैं अपने पंचायत के लोगों में, अपने गांव के लोगों में, और व्यवहार से खुश होकर के लोग हम लोगों को बहुत चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, सामने से नहीं चाहते हैं। सामने से चाहेंगे अगर तो मेरे जो अपोजिशन है वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, और उतने बड़े लोगों से हम लोग कैसे टक्कर ले सकते हैं, उतने बड़े लोगों से वो लोग कैसे टक्कर ले सकते हैं। इसलिए लाख मना करने के बाद भी पंचायत समिति के पद पर जिता देते हैं। कहाँ के लोग? तो ग्राम पंचायत राज बाथो रढ़ियाम के लोग। ये तो पापा का इंट्रोडक्शन था। मम्मी मेरी आशा वर्कर है, बहुत वर्षों से आशा वर्कर है, और आशा वर्कर को आप सभी को भी पता होगा कि मानदेय के तौर पर कुछ नहीं दिया जा रहा है। कुछ ही दिन पहले 1000 रुपया प्रति महीना फिक्स किया गया है, लेकिन आज तक 1 महीने का भी पैसा माँ को नहीं मिली है। तो मम्मी आशा वर्कर के तौर पर काम करती है। काम तो बहुत ज़्यादा है मम्मी के पास। कौन सा टीका किस बच्चे को लगना है, कौन से डेट में लगना है, क्या लगना है, नहीं लगना है, टोटल रजिस्टर मेंटेन करना होता है, जिसमें पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बड़े भैया कोचिंग भी घर पर पढ़ाते हैं और स्कूल भी अब ज्वाइन कर लिया है। स्कूल से पहले कोचिंग पर ही हमारा परिवार निर्भर करता था। हम तो उस परिवार से आते हैं जहां अंत्योदय का राशन खा खा करके हम लोग अभी तक इतने बड़े हुए हैं, पले बढ़े हैं, और आज भी उस कोचिंग को छोटा भाई संभाल लिया है। ये बहुत गर्व की बात है। छोटा भाई कोचिंग को संभाल लिया है, छोटा भाई पढ़ाता है और वो भी खुद पढ़ता है। बहुत जल्दी उसको भी कामयाबी हासिल होगी, ये हम कल्पना करते हैं, ये हम उसको भी शुभकामना देते हैं। पीएचडी के साथ साथ मैंने जर्नलिस्ट का भी डिप्लोमा कोर्स किया हूँ। तो डिप्लोमा कोर्स करते ही ट्रेनिंग में गया, और ट्रेनिंग के बाद जस्ट बाद मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला, जिस पर सोचा मैं काम करूँगा और कुछ अर्निंग भी
हो जाएगी। जब मैंने चैनल शुरू किया 300 सब्सक्राइबर तक पहुंचा, उस समय मेरा गेस्ट फैकल्टी में हो गया। तो फिर मुझे जर्नलिस्ट और मैक दोनों छोड़ना पड़ा। फिर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर सब डिविजनल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कार्यरत हो गए और आज कार्यरत के जस्ट बाद 2 साल हुए हैं। 2 साल के बाद आज परमानेंट का भी रिजल्ट आ गया है। ये बहुत मेरे लिए खुशी की बात है, खुशी की खबर है। मेरी एक सिस्टर है, छोटी सिस्टर चांदनी, उसको भी मैंने ग्रेजुएशन करवाया साइकोलॉजी से, पीजी करवाया साइकोलॉजी से, अब बीएड भी करवा रहे हैं और सोच रहे हैं कि उसका किसी तरह नेट का एग्ज़ाम पास हो जाए। इस बार नेट का एग्ज़ाम दे रही है और पीएचडी में भी उसका एडमिशन हो जाएगा अगर नेट हो जाता है तो इसी तरह से हमारा फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो एजुकेशनल लेवल में इस पंचायत में हायर एजुकेशन हाई टॉप पर हम अपने घर को लेकर पहुँचे हैं और आशा करते हैं एक दिन पापा का जो नारा है कि हर घर तक शिक्षा पहुँचाना हमारा कर्तव्य है, समाज के अंतिम घर तक शिक्षा पहुँचाना हमारा कर्तव्य है, यही नारा को हम बुलंद करेंगे और अपने गांव में, अपने समाज में हर उस घर के बच्चों को जागृत करेंगे, उत्साह बढ़ाएंगे पढ़ने और पढ़ाने के लिए, ताकि फिर से हमारा समाज धीरे 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 करके ऊपर जाएगा। जब हम 11th में एडमिशन लेने के लिए मारवाड़ी कॉलेज गया तो वहाँ पता चला कि म्यूज़िक है ही नहीं, जबकि म्यूज़िक से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। म्यूज़िक से हम अभी तक यहाँ तक आए हैं, तो म्यूज़िक को हम कैसे छोड़ सकते थे। तो उस कॉलेज में म्यूजिक नहीं था, लेकिन हमें एडमिशन उसी कॉलेज में होना था, दूसरे कॉलेज में हो नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि 10th में मार्क कम थे, सिर्फ 45% मार्क थे, तो इसीलिए दूसरा कॉलेज में हो नहीं सकता था। तो मैंने उसमें एडमिशन ले ही लिया, भले ही म्यूजिक ना हो। फिर भी म्यूजिक को हम साइड से करते रहे, कभी नहीं छोड़े। लेकिन जब सभी लोगों को देखते थे कि प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, तो हमारे भी मन में एक ख्याल आती थी कि काश मुझे भी एक गर्लफ्रेंड होती। दोनार के महावीर मंदिर पर जाकर हम भगवान से आराधना करते थे, भगवान प्लीज़ एक गर्लफ्रेंड, प्लीज़ एक गर्लफ्रेंड। और कुछ नहीं मांगता था, सिर्फ एक सुकून के लिए, सिर्फ एक, मतलब लोगों को जो देखते थे, लड़कों को देखते थे इतना मस्त, इतना खुश मिजाज रहते हुए, तो मैंने सोचा कि भगवान से को कहते हैं। लेकिन आज तक एक भी लड़की नहीं पटी, एक भी लड़की नहीं पटी। देखिए दुर्भाग्य कितना है। उसके बाद मैं इंटर पास कर गया। जब ग्रेजुएशन में गया तो भैया वहाँ से आ गए, भैया की शादी हो गई, तो ग्रेजुएशन में एडमिशन हम सीएम कॉलेज में करवा लिए, सीएम आर्ट कॉलेज में। वहाँ जब एडमिशन करवाए तो उसके बाद वहाँ तो क्लास मांगता है रेगुलर, कुछ दिन क्लास किए, फिर रूम रेंट देना है, पैसा अरेंज कहाँ से करें। उस समय हमारे परिवार पैसा देने के लिए एग्री हो गया था कि इतना पैसा हम दे सकते हैं वहाँ पढ़ने पढ़ाने के लिए। लेकिन हम सोच रहे थे ये पैसा अगर बचेगा तो घर में अच्छे से काम होगा, कुछ ना कुछ काम होगा, तो इसलिए हम पैसा नहीं मांगते थे, तो अपना खुद अरेंजमेंट करते थे। जब पैसा की आवश्यकता होती थी, एक बार की बात है कि बहुत ज़्यादा हमें पैसा की ज़रूरत थी, हमें फॉर्म भरना था बीए पार्ट 2 का, और उस समय मेरे पास पैसा नहीं था। हमने 17 दिन पहले, फॉर्म भरने के लास्ट डेट से 17 दिन पहले, दोनार से पहले गंज पर एक इंडस्ट्री एरिया है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री, सभी फैक्ट्री को मैं छान मारा, उस सभी फैक्ट्री को मैं छान मारा कि मुझे कहीं काम मिल जाए। कहीं नहीं काम मिला। लास्ट में एक बिस्किट फैक्ट्री है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे को जो काम दिया जाता था वो काम हमको दिया गया, और कितना रुपया पर, तो 200 रुपया पर डे पर। ड्यूटी आवर क्या था, 8 बजे रात से 8 बजे दिन तक। इतना हार्ड वर्क एक स्टूडेंट के लिए कितना टफ काम है। 12 घंटा काम करते थे, मॉर्निंग में आते थे तो आँख लाल हो जाता था, फिर थोड़ा देर सोते थे 2 घंटा, फिर कॉलेज चले जाते थे। इस तरह से 17 दिन काम के तो फिर हम फॉर्म भर पाए। उसके बाद जब वो एग्ज़ाम हो गया, जब थर्ड पार्ट में गए, तो थर्ड पार्ट का एग्ज़ाम होने के बाद हम दिल्ली चले गए, क्योंकि दरभंगा में रूम हम कभी नहीं छोड़े, रूम रेंट देना था, तो कहाँ से देंगे, तो हम चले गए दिल्ली। दिल्ली में कुछ दिन काम किया, और काम ऐसा किया, अगर आप लोग सुनेंगे तो बहुत हैरान रहेंगे। आपका अगर घर बनता होगा, कंस्ट्रक्शन का काम होता होगा, तो उसमें देखते होंगे कि जो ईंटा ढोता है, जो बालू चालता है, जो सीमेंट का बोरा उठाता है, वो सब काम हम किए हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वैसा काम हम किए हैं, वो भी दिल्ली शहर के अंदर। जब हम एक ठेकेदार से बात करने गए पैसा के लिए, जो कितना पैसा मिलेगा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, ये सीमेंट का बोरा अगर आप ऊपर 6ठे मंजिल तक ले जाते हैं तो आपका दिहाड़ी
300 रुपया होगा। अगर आप नहीं पहुंचा पाते हैं वहां तक तो आपका 200 रुपया दिहाड़ी होगा। इतना टफ काम, फिर भी मैं सोचा कि पैसा की ज़रूरत है, करना तो है। मैंने उस उम्मीद के साथ उस सीमेंट के बोरा को उठाया और चल पड़ा। चलते 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 हर एक कदम पे सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य नज़र आ रही थी कि इसको रखना है, वहाँ रखना है, तभी हमें पैसा मिलेगा, तभी हम रूम रेंट देंगे, तभी हम पढ़ पाएंगे, तभी हम अपने गांव समाज का नाम रोशन कर पाएंगे। कुछ बन के कुछ दिखाना है हमको, ताकि मेरे नाम से मेरे मम्मी पापा का लोग नाम जाने। अभी तक हमारे मम्मी पापा के नाम से हमको जानते हैं। ये सारा मन में बात चलता, एक एक सीढ़ी पर चलते चलते हमारे मन में ऐसा ख्याल आता था। आज तक हमने जितना भी ये किया है, पढ़ा है, लिखा है, समाज के डर से, अपने मम्मी पापा को ताना सुनने के डर से, ताना सुनाने के डर से, इसलिए हम ऐसा काम अभी तक स्ट्रगल करते आए। और जब मैं दिहाड़ी का काम कर रहा था, करते 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 पैसा कुछ इकट्ठा हो गए थे, तो उसके बाद जब हमें पता चला कि प्रैक्टिकल हो रहा है, आते आते तक प्रैक्टिकल ख़त्म हो चुका था हमारे अपने कॉलेज सीएम कॉलेज आर्ट में, हमारे अपने सीएम आर्ट कॉलेज में। तो हमें फाइन के साथ एक डेट, स्पेशल डेट निकाला जाता है जिसका प्रैक्टिकल छूट जाता है, उसके लिए एक स्पेशल डेट निकलता है। उस स्पेशल डेट में फाइन के साथ हम भी एमएलएसएम कॉलेज में जाकर के एग्ज़ाम दिए थे। और उस एग्ज़ाम के बाद मेरा ग्रेजुएशन 2014 में क्लियर हो गया। जब 2014 में क्लियर हो गया तो उसके बाद सोच रहे थे कि अब क्या करें। तो उसी वक्त सोचे कि पीजी में एडमिशन ले लेते हैं। उस वक्त तक मेरा कोई दोस्त नहीं, एक दोस्त लास्ट में बना, लास्ट ईयर, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में। उनका नाम है छोटे जी, जो अभी दरभंगा व्यवहार न्यायालय में वकील का काम करते हैं। तो वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। तो वो लॉ करने चले गए और हम पीजी करने चले आए। पीजी में एडमिशन ले तो लिया, लेकिन पढ़ने में तो मन लगेगा नहीं। पढ़ने में मन तो लगता नहीं था, क्योंकि कमज़ोर बच्चे को पढ़ने में मन लगता नहीं है। किसी से दोस्ती भी नहीं हुआ, वहाँ हम अनजान है। जब वहाँ जाने आने लगे तो कुछ दोस्तों से, कुछ लड़का दोस्तों से दोस्ती हुई, फिर कुछ लड़की दोस्तों से दोस्ती हुई। तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट आती है, वहाँ पर एक बहुत अच्छा कल्चर चलते आ रहा है कि जो बच्चे आएंगे या जाएंगे उनका फेयरवेल पार्टी और फ्रेशर पार्टी होता है। तो वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया, विदाई समारोह, जो पुराने बच्चे थे उनका विदाई करना था। तो उसमें एक बहुत अच्छा पार्टी जूनियर बच्चे के द्वारा सीनियर बच्चों को। तो उस पार्टी में हमें कुछ गुनगुनाने का मौका मिला, कुछ गाने का मौका मिला। जब हम गाए, वहाँ कुछ गुनगुनाए, तो उस गुनगुनाने के वजह से हमारी एक पहचान अलग बनी और सब हमें जानने लगे, सब हमसे दोस्ती करने लगे। जब दोस्ती करने लगे तो लड़का लड़की सब दोस्ती कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि हम क्लास जाते आते रहे, तो धीरे धीरे दोस्ती बनती रही। जब दोस्ती बन गई तो 2 दिन नहीं जाते थे तो लड़की का कॉल आ जाता था, लड़का दोस्त का कॉल आ जाता था कि क्लास नहीं आए, क्या है, नहीं है। वो लोग ज़बरदस्ती बुला लेते थे। तो जब ज़बरदस्ती बुलाते थे तो आते थे। तो नियम ये कहता है कि अगर आप क्लास में हैं तो टीचर अगर 100% समझाता है, तो अगर आप क्लास में हैं तो 30% ज़रूर समझ पाएंगे। तो वही हाल मेरे साथ हुआ। टीचर 100% समझा के जाते थे और हम उसमें से 30% समझते थे। खैर, थोड़ा सा भी समझे लेकिन समझे। इस तरह से मेरा पीजी का पढ़ाई चलता रहा। पीजी मेरा 2016 में क्लियर हो गया। बस मेरा आदत सा बन गया था डिपार्टमेंट आना जाना। उसके बाद पैट 2017 का वैकेंसी आई पीएचडी करने वालों के लिए। उसमें 2000 का चालान लगता था। तो जब हम डिपार्टमेंट से लौट रहे थे तो राय सर गेट पर मिल गए, जिनका नाम इंद्र कुमार राय है, IK राय, जो यूनिवर्सिटी में उस समय एसोसिएट प्रोफेसर हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि अमरजीत, तुम ये फॉर्म भरे हो पैट वाला? हम बोले सर नहीं। सर बोले क्या? तो इसको भर दो ना। बिना सोचे समझे फॉर्म लिए, 2000 का डिमांड ड्राफ्ट बनाए और उसी दिन भर के भेज दिए। संयोग से 15 दिन बाद उसका एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम में हम पास कर गए। सर को हम बोले कि सर हम एग्ज़ाम में पास हो गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब एडमिशन ले लो। एडमिशन भी ले लिए। उसमें सिनॉप्सिस का ज़रूरत पड़ता है। सिनॉप्सिस कहाँ से ले सर? उन्होंने सिनॉप्सिस भी दे दिया। यहाँ तक तो थी एडमिशन तक। लेकिन एडमिशन के बाद, यानी पीएचडी एडमिशन के बाद 2 साल तक कुछ भी काम नहीं हुआ। यानी 17 में एडमिशन लिए, 19 तक कुछ भी नहीं हुआ। और 19 में आ गया कोविड-19, कोरोना आ गया।
अब उस समय सब लोग घर से बाहर जाना बंद। तो उसी वक्त उस समय के डिपार्टमेंट की सरस्वती आभा रानी सिन्हा मैम हमको एक सलाह दी, एक रास्ता दिखाई और उस रास्ता पर हम चले। हमारे जीवन में 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इस यहाँ तक पहुँचने में। एजुकेशनल फील्ड में शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने में 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। पहला IK राय सर, दूसरा आभा रानी सिन्हा मैम और तीसरा ध्रुव सर, जो आज भी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में कार्यरत है। 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मैम कही कि अमर ऐसे नहीं काम होगा, कुछ काम करो। फिर हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया, डाटा कलेक्शन करना शुरू कर दिया, जो जो काम मैम कही कर दिए। उसके बाद फिर टाइपिंग करके लाते थे, वे टाइप कर के लाते थे, मैम को दिखाते थे, सर को दिखाते थे, सब लोग अपना देख करके करेक्शन करते थे। और उसके बाद फिर से एक लास्ट पोजीशन पे PhD सबमिशन मेरा हो गया। PhD सबमिशन हो तो गया, लेकिन मेरा जब सबमिशन हुआ उसके जस्ट बाद लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन में मेरा सब 6 महीना के लिए बर्बाद हो गया। उधर से रिपोर्ट नहीं आई। जब लॉकडाउन खुला भी तो उस समय के नए VC सुरेंद्र प्रताप सिंह यूपी सभी रिसर्च स्कॉलर के जितने भी PhD सबमिशन थीसिस था सभी को भेज रहे थे यूपी में एक KS साकेत कॉलेज है, वहाँ पर मेरा भेज दिया गया था। और ये कोई तिवारी करके थे, अरुण कुमार तिवारी करके, उनके पास मेरा भेजा गया था थीसिस। तो उनसे संपर्क नहीं बन पा रहा था। सहयोग से एक पटना के सर आए और वहाँ डिपार्टमेंट में भाइवा लेने के लिए दूसरे का बातचीत होते होते हम रेगुलर डिपार्टमेंट जाते थे कि किसी तरह से मेरा काम हो जाए। एक बात तो मैंने ज़रूर अपने जीवन में सीखा है, अगर जिससे आपका काम होने वाला है उनको आप पूजा करना शुरू कर दीजिए। भगवान को पूजा करने से कुछ नहीं होगा, जिनसे आपका काम होने वाला है उनको पूजा करना शुरू कर दीजिए, उनके लिए मर मिटने के लिए शुरू कर दीजिए। देखिए आपका हर काम पूरा हो जाएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। तो हमने भी सर के लिए बहुत मेहनत किया और रेगुलर आना जाना एक भगवान की तरह पूजा कर रहे थे। यूपी के जो सर थे उनसे कांटेक्ट बना IK राय सर का और उनसे बातचीत करके वहां से रिपोर्ट मंगाया गया। फिर रिपोर्ट लगा करके फाइल में और उसके बाद फिर से आगे बढ़ाया गया। इस तरह से होते होते उसी समय 2020 में आ गई वैकेंसी। जो वैकेंसी की बात हम अभी कर रहे हैं, रिजल्ट की बात अभी कर रहे हैं, वो वैकेंसी आ गई। यानी परसों लास्ट डेट है और आज मेरा PhD क्लियर हुआ। आज PhD क्लियर हुआ और कल नोटिफिकेशन हुआ। अगले दिन हम फॉर्म अप्लाई कर दिए BSUSC का और अगले दिन सबमिट कर दिए। इस तरह से मेरा जो PhD रहा प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्म भरने के लिए, और लास्ट तक सफल भी रहा। मुझे अच्छा भी लग रहा है और आप लोग भी बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा गेस्ट फैकल्टी का वैकेंसी निकाला गया, जिसमें हम भी अप्लाई किए तो कंटेस्ट बहुत ज़्यादा, मुकाबला बहुत ज़्यादा भयंकर थी। SC कैटेगरी में भी तो मुकाबला बहुत ज़्यादा थी, भयंकर थी। होगा या नहीं होगा, इंटरव्यू का तैयारी करना छोड़ दिए। इंटरव्यू का तैयारी करने में लग गए, छोड़ दिए फल की चिंता। जो भी होगा देखा जाएगा। इंटरव्यू का तैयारी करना शुरू कर दिए। इंटरव्यू में गए, जो कुछ भी हुआ जवाब दिए और उसी के आधार पर हमारा सिलेक्शन गेस्ट फैकल्टी के तौर पर सब डिविजनल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेनीपुर में हो गया। और जब यहाँ हम आए 2022 में तो नए थे। धीरे धीरे इतना अच्छा माहौल बन गया, इतना एक फैमिली के तरह बन गया, जिसको छोड़ पाना आज बहुत ही टफ लग रहा है, बहुत ही मुश्किल वक्त लग रहा है, बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है मेरे लिए। मैं छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये तो एक प्रक्रिया है। एक गेस्ट फैकल्टी का जॉब और एक परमानेंट का जॉब में अंतर आप लोग समझ ही रहे हैं, तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। 2 साल में सभी टीचरों का बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा दुलार मिला। सभी टीचरों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने हमें छोटे भाई के तरह माना, छोटे भाई के तरह प्यार दुलार किया, छोटे भाई के तरह गिरते हुए को संभाला, गलत चीज़ को सुधारा, अच्छा चीज़ को और डेवलप किया। आप सभी को इसलिए कभी भूलने का ये पल नहीं होगा। ये 2 साल का जो वक्त है, ये मेरे लिए वो वक्त है जो इसे जीवन भर याद रखा जाएगा। और आज आपके सामने एक गेस्ट फैकल्टी के तौर पर नहीं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपके सामने यह वीडियो भेज रहे हैं। हमने सोचा कि मेरा जो स्ट्रगल है वो आप लोगों तक जरूर पहुँचे। और क्यों पहुँचे, एक गाना है ना कि दुनिया में कितना गम है,
मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। आप लोग जो समझते होंगे कि हमारे पास बहुत समस्याएं हैं, नहीं, आपसे ज़्यादा समस्या किन्हीं के पास है। आप देखिए तो दुनिया। इसी तरह से कोई बात नहीं, स्ट्रगल तो करना ही चाहिए लोगों को, और आज तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी हम आपके बीच हैं, अभी हम इतने छोटे उम्र में प्रोफेसर बन गए हैं। हमें सब वहाँ बहुत प्यार दुलार करते हैं छोटे भाई की तरह, और हम प्रोफेसर इतने कम उम्र में बन रहे हैं। तो अब पापा को बोल भी दिए हैं कि मुझे शादी भी करना है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी तक मेरी शादी भी होगी और धूमधाम से होगी। आप सभी को निमंत्रण होगा, आप सभी को आमंत्रण होगा, आप लोग जरूर आइएगा। और हम उस समय बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा खुश नसीब महसूस करेंगे। आप सभी को अपने शादी में बुला करके, आप सभी को अपने शादी में देख करके हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए आप सभी से विदा लेने का समय है। फिर से कोई नए नोटिफिकेशन, कोई नई सूचना के साथ आप लोगों से मिलते जुलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।